दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार निकल गई। पिछले 24 घंटे में 61,000 नए मामले सामने आए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 66 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई है। संक्रमितों की संख्या 66,85,083 हो गई। इनमें से 9,19,023 एक्टिव केस हैं, जबकि 56,62,491 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 1,35,059 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, चिराग पासवान को बीजेपी की दो टूक, पीएम मोदी की तस्वीर का ना करें इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तल्खी बढ़ गई है। बीजेपी ने लगातार एलजेपी द्वारा प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करने पर कड़ा ऐतराज जताया और चिराग पासवान को अल्टीमेटम दे दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो का इस्तेमाल न करे। ऐसा न करने पर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत करने की चेतावनी दे दी है। बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन सिर्फ दिल्ली में है, पटना में नहीं। वहीं दूसरी तरफ एलजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं हैं, बल्कि देश के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रतीक हैं। एलजेपी की सफाई है कि हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि हम उनके विचारों को लेकर देश दुनिया में पहुंचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का दावा, गठबंधन में शामिल होंगे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारे गठबंधन में नए दल जुड़ गए। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि एआईएमआईएम के नेता एवं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी उनके गठबंधन में शामिल हो गई है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन छोड़ने के बाद बसपा में गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले ही भाजपा, जदयू, राजद पर तीखा हमला बोला। कुशवाहा ने कहा कि 15 साल की यह सरकार हो या 15 साल की इससे पहले वाली सरकार, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुशवाहा बोले कि नीतीश कुमार फेल विद्यार्थी से कंपटीशन कर रहे हैं। आरोप लगाया कि दोनों ही गठबंधन को भाजपा चला रही है। अपने नए मोर्चे के जरिए उन्होंने बिहार की जनता को नया और बेहतर विकल्प देने का दावा किया है। वहीं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सह यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा था कि हमारी पार्टी ने गरीबों के हित में बिहार में रालोसपा के साथ गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय से जुड़े सुखद ऐतिहासिक परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के आशीर्वाद से यदि गठबंधन की सरकार बनी तो उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री होंगे। अगली बड़ी खबर, राजद सांसद का आरोप, 4 साल पहले कटवाए जा चुके टेलीफोन नंबर से टिकट के लिए मांगे जा रहे पैसे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि कैसे नंबर से राजद के टिकट के दावेदारों को फोन कर पैसे की मांग की जा रही है, जो कभी राबड़ी देवी के आवास पर लगा था। राजद कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस नंबर को 21 नवंबर 2016 को ही कटवाया जा चुका है। इसके बाद यह नंबर वन विभाग को आवंटित हुआ था, वहां से भी वर्ष 2019 में इसे डिस्कनेक्ट करा दिया गया। श्री झा ने कहा कि बीएसएनएल के इस नंबर को किसी को आवंटित नहीं होने की जानकारी मिली है। उन्होंने इसे सत्ता पक्ष की साजिश बताया। वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि जो नंबर किसी को आवंटित नहीं हुआ, उससे कॉल कैसे हो सकती है। यहां तक कहा कि नंबर को डायल करने पर ट्रू कॉलर पर तेजस्वी यादव का नाम दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह सत्ता जाने के डर से हताश जदयू और उनके सहयोगियों की साजिश है। अगली बड़ी खबर, एनडीए में शामिल होंगे मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, 8 महीने बाद पीएम मोदी से मिले, जानिए कारण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इन मुद्दों में पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए लंबित धनराशि जारी करना भी शामिल है। वाईएसआर कांग्रेस के राजग में शामिल होने की अटकलों के बीच 8 महीने बाद रेड्डी और मोदी की मुलाकात हुई है। बैठक के दौरान राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 40 मिनट तक चली इस बैठक में रेड्डी ने लंबित बकाया धनराशि और कड़वा इस्पात संयंत्र जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए मंजूरी पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मोदी से 10,000 करोड़ रुपए के लिए लंबित राजस्व अनुदान और पोलावरम परियोजना के लिए 3,250 करोड़ रुपए को जारी करने का पूर्णर जिले में उच्च न्यायालय की स्थापना का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद रेड्डी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से कृष्णा गोदावरी नदी पर जल बंटवारे के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अगली बड़ी खबर, भाकपा माले तेजस्वी सरकार में नहीं होगी शामिल, कहा बिहार में यूपी बनाने से बीजेपी को रोकने के लिए किया महागठबंधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महागठबंधन में चुनाव लड़ रही सीपीआई-एमएल यानी भाकपा माले के महासचिव दीपाशंकर भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश जैसी हालत हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि बीजेपी की लोकतंत्र विरोधी और फांसीवादी मुहिम को रोकने के लिए माले ने कांग्रेस आरजेडी से गठबंधन किया है। दीपा शंकर ने यह भी साफ कर दिया, भविष्य में तेजस्वी सरकार बनी तो उसमें माले शामिल नहीं होगी, बल्कि बाहर से नजर रखेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा ने बीजेपी को दिया झटका, एलजेपी में शामिल हुए राजेंद्र सिंह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस महीने होने वाला विधानसभा चुनाव दिन दिनों दिलचस्प होता जा रहा है। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह लोजपा में शामिल हो गए। राजेंद्र सिंह टिकट काटे जाने के कारण नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें कि राजेंद्र सिंह 2015 में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह दिनारा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन सीट शेयरिंग बीजेपी के खाते में चली गई, जिस पर जदयू ने अपने मंत्री जय कुमार सिंह को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग उन पर चुनाव लड़ने के लिए पुरजोर दबाव बनाए हुए थे। लोगों के बेशुमार प्यार को वह दरकिनार नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने हर हाल में इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बना लिया। इस संबंध में लोजपा से बात भी हो गई है। 2015 में भाजपा जब जदयू से अलग होकर विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी थी, तब भी इस सीट के राजेंद्र सिंह भाजपा के उम्मीदवार थे। अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान का दिखा आक्रामक अंदाज, नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जेडीयू से अलग होने का फैसला कर लिया। एलजेपी बीजेपी के साथ तो बनी रहेगी, लेकिन जेडीयू से पार्टी ने गठबंधन तोड़ लिया। चिराग पासवान काफी लंबे समय से नीतीश कुमार के कार्यों की आलोचना करते रहे। अब चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला और नीतीश के नेतृत्व को नकारने के बाद खुला पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं पापा का अंश हूं और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानूंगा और न ही किसी भी कीमत पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मिटने दूंगा। यह फैसला बिहार पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि नाज करने के लिए लिया गया है। अगली बड़ी खबर, एलजेपी का जदयू से अलग होना चिराग पासवान की रणनीति या बीजेपी का प्लान बी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया। हर दिन चुनाव से पहले कई निर्णायक मोड़ आ रहे हैं। ये सियासी समीकरण सिर्फ बिहार के नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीधी जंग है, लेकिन चिराग पासवान के एक फैसले की वजह से अहम मोड़ आ गया है। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। वो जेडीयू और नीतीश कुमार पर लंबे समय से आक्रामक रहे हैं। चिराग पासवान लगातार अपने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की नीति को लगातार प्रमोट कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की योजनाओं की आलोचना करते रहे। वहीं चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि वो बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने कई सीटों पर उम्मीदवारों का सिंबल रोका, दागी होने के कारण फंसा पेच। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सख्त फैसला लिया। पार्टी ने यह तय कर दिया है कि बिहार चुनाव में किसी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा जिस पर रेप का आरोप लगा हो और दागी उम्मीदवार हो। पार्टी के इस फैसले के बाद बिहार चुनाव को लेकर हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। इसी दौरान पार्टी ने 4 कैंडिडेट का टिकट रोकने का फैसला किया है, जिसमें ब्रजेश पांडे का नाम भी शामिल है। अगली बड़ी खबर, हाथरस गैंगरेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले दिग्विजय सिंह, स्वरा भास्कर और अमित मालवीय को राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के कथित गैंगरेप को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश दिखा था और दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। इन प्रदर्शनों में और सोशल मीडिया पर कथित पीड़िता की तस्वीर साझा किए जाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। अगली बड़ी खबर, समय के साथ साथ बढ़ता गया बीजेपी का ग्राफ, विधानसभा चुनाव में झोंकी ताकत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में जनसंघ के नाम से प्रारंभ हुई भारतीय जनता पार्टी भले ही समय के साथ अपने जनधार को बढ़ाती चली गई, लेकिन अब तक बीजेपी का कोई भी नेता बिहार में सत्ता की शीर्ष तक नहीं पहुंच सका। इसका सबसे मुख्य कारण माना जाता है कि बीजेपी अब तक राज्य में कभी भी सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने नहीं आई। बिहार में इस बार भी बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हालांकि इस बार बीजेपी ने राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। वर्ष 1962 में मात्र 3 विधायकों वाली इस पार्टी के वर्तमान समय में 53 विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 24% वोट प्राप्त किया था, जो अब तक चुनावी राजनीति में इस पार्टी का सबसे अधिक मत था। गौरतलब है कि बीजेपी का सियासी ग्राफ प्रत्येक चुनाव में बढ़ता गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में 30-40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना, गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ कौन होगा उम्मीदवार, पार्टी ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में 30-40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि 1-2 दिन में तय होगा कि पार्टी राज्य में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारे लोग 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि हमें 30-40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। यह पूछने पर कि क्या शिवसेना बिहार पुलिस के पूर्व महानिदेशक
गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव मैदान में उतरने पर उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी। राउत ने कहा कि देखते जाएं। राउत ने कहा कि मैं बिहार जाऊंगा, मैं बिहार पहुंचने के बाद इसका जवाब दूंगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा कि चीन हमारे देश में घुस रहा था और इधर हमारा प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज खरीद रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष इन दिनों सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों दिग्गज नेता सरकार पर निशाना बनाए हुए हैं। हाथरस कांड में सरकार पर आरोपों की झड़ी लगने के बाद अब राहुल गांधी ने सीधे पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे हैं, वो भी अपने चढ़ने के लिए। राहुल गांधी ने कहा कि उन दिनों चीन घुस आया है, हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं और इधर हमारे प्रधानमंत्री हवाई जहाज खरीद रहे हैं। बता दें कि पंजाब के पटियाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बातें कही हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा कि हाथरस कांड पर पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाया सवाल, बोले पीड़ित परिवारों के साथ हो रहा अन्याय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चंडीगढ़ कृषि कानून के खिलाफ अपने ट्रैक्टर रैली के तीसरे और आखिरी दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल ने पटियाला में पत्रकारों से बातचीत की और कृषि कानूनों को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी ये यात्रा मोदी सरकार के 3 काले कानूनों के खिलाफ है। ये मौजूदा सिस्टम को खत्म करने का तरीका है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब ये कानून लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम पंजाब और हरियाणा के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी सरकार ने कहा कि कृषि कानूनों की शुरुआत खाद्य सुरक्षा के दौरान ढांचों को मौजूद करने या नष्ट करने का तरीका है और यह पंजाब राज्य को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला है। यह हमारे किसानों के ऊपर हमला है। अगली बड़ी खबर में जानेंगे मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में और असम, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश जारी रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंतरिक उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों समेत मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।